नहीं है, मैं आप लोगों को इसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करा दूँगा, ये चीज़ें आपको मिल जाएँगी। एटलीस्ट क्लास के बाद में आप अपना नंबर शेयर कर देंगे हमारे या तो कोठारी ग्रुप मैनेजमेंट को या फिर डायरेक्टली यहाँ पर चैट बॉक्स में या किसी भी तरीके से अगर आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं, तो उस पर आपको इससे रिलेटेड वीडियो लिंक्स भी आपको भेज दी जाएगी और जो आपके लिए काफ़ी लाइफ टाइम तक अगर कभी कोई मन करे, कभी कुछ ऐसा याद आ जाए कि नहीं एक बार और सुनना चाहते हैं, तो आप सुन सकते हैं, इसमें ये आपका चॉइस है। तो कल मैंने बात किया था उस मेजर रिफॉर्म स्ट्रक्चर को लेकर कि हमारी भूमिका क्या होगी और स्पेशली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड काइंड ऑफ थिंग्स इस तरीके के जितने भी गाइडिंग जो मार्केट में मटेरियल्स होते हैं उनका अपने आप में रोल क्या होता है। तो सिविल सर्विसेज की कल मैंने बात की थी कि 21st सेंचुरी में उसमें कितना की रोल होने वाला है और उसके और वो कितना सूटेबल ऑप्शंस है जिससे हम सारी चीज़ों को टैकल करेंगे। उनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे बीच में आई थी, ठीक है ना? तो इसी बीच में मैसेजेस चल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सारी चीज़ें। तो कल मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था क्यूरियोसिटी। तो मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल होगा कि आपके अंदर किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी को डेवलप किया जाए। मैंने बताया था ऑल दो हम लोगों का काम बहुत कम है आपके जीवन में बिकॉज़ यू आर द अल्टीमेट आप केवल अपने आप में ही हाँ, मैं हिंदी में भी बोलूँगा। हाँ, मैं केवल आप अपने आप में ही एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। की ज़रूरत नहीं होती और व्यक्ति को अपना भविष्य खुद ही बनाना पड़ता है, किसी भी स्टेज में। तो आपकी मदद आपको ही सबसे ज़्यादा करनी है। मैं सिर्फ़ एक लिमिटेड ऑप्शंस में, एक लिमिटेड चीज़ों में ही आपकी मदद कर पाऊँगा। ऑल्दो दैट 10% और 20% रूल इज़ वेरी क्रूशियल। तो 10 से 20% का रूल बहुत क्रूशियल होता है। एक हमारे यहाँ पर आज की बदलते परिवेश में एक जो सबसे बड़ी कमी आई है और मुझे लगता है जो इस दौर के बाद में जो सबसे कुछ हद तक ठीक होने वाला है, दैट इज़ स्पून फीडिंग। हमारे यहाँ पर जब से हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट और इस कॉलेजेस और ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काफ़ी सेंचुरी में लास्ट सेंचुरी में जो डेवलपमेंट हुई स्पेशली 1970s ऑनवर्ड्स और आफ्टर 2000 तो और भी ज़्यादा ड्रास्टिकली तेज़ी से बढ़ता चला गया और ये ग्राफ प्रत्येक डेकेड में बहुत तेज़ी से बढ़ा एंड दैट इज़ स्पून फीडिंग। जितने मटेरियल बने, जितनी सारी चीज़ें हुई, आपको स्पेशली इंटरनेट के दौर में और भी तेज़ी के साथ में हमने उस चीज़ को गलत तरीके से लेना स्टार्ट कर दिया। तो हर क्या चीज़ एक्सपेक्टेशन की जाती है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, सारी चीज़ों ने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया सबको कि हम आपको सारी चीज़ें रेडीमेड करके देंगे, है ना? सो वो एक अपने आप में सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना हमारे कुछ पीछा। ये भी हमारे हद तक कुछ हद तक सिलेक्शन रेशियो को अ, कह सकते हैं उसके स्ट्रक्चर को बिगाड़ने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया कि हर काम टीचरों ने क्या कर दिया स्टार्ट से स्पून फीडिंग कर दिया जैसे बच्चे को किया जाता है ये चीज़ भी रेडीमेड हम दे सकते हैं इसका मॉडल आंसर भी हम दे देंगे ये सारी चीज़ भी हम बता देंगे रिजल्टेंट आपकी अपनी क्रिएटिविटी खत्म होती चली गई और आप आउट एक्सटर्नल सोर्सेज पर ज़्यादा से ज़्यादा रिलाय करने लगे तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बनता है हमारे एग्जामिनेशंस में काफ़ी जो रुकावटें आ रही हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये अब मेरे हिसाब से अब सुधरने का समय आ चुका है। हाँ, और ये सुधरने का समय आ चुका है। तो सबसे पहले कैसे सुधारा जाएगा? क्यूरियोसिटी। आपके अंदर जितनी क्यूरियोसिटी होगी किसी चीज़ को जानने के लिए, वो उतना अच्छे तरीके से आप उस चीज़ों को पढ़ पाएँगे और आप उनमें से इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाएँगे, निकाल पाएँगे। ठीक है ना? मैं हमेशा एक उदाहरण हमेशा बच्चों को देता रहता हूँ कि जब भी आप किसी भी चीज़ को नॉर्मली आप देखते हैं, तो आप उसमें से इन्फॉर्मेशंस बहुत कम निकाल पाते हैं। ठीक है ना? जैसे आप जिस शहर में हैं, मान लीजिए किसी शहर में आपकी कोई प्रसिद्ध जगह है, तो आप उस शहर को रोज़ देखते हैं, रोज़ जगह को रोज़ देखते हैं। आप उसको उतना क्यूरियोसिटी से नहीं देखते क्योंकि आपके लिए वो एक आम जीवन का हिस्सा बन चुका है आपके। लेकिन जब कोई बाहर से आया व्यक्ति उन चीज़ों को देखता है, तो उसमें उसका एक क्यूरियोसिटी होती है क्योंकि ये उसके लिए पहली बार का अनुभव होता है।
विदेशों से आने वाले टूरिस्ट वो हमारे देश में देखते हैं तो कई बार आप भी सरप्राइज होंगे कि वो कई बार ऐसे ऐसी चीजों के फोटो ले रहे होते हैं। कोई कोई व्यक्ति जमीन में बैठ के अपनी कोई शॉप चला रहा है तो उसका भी फोटो लेंगे। आपको भी सरप्राइज लगता है ये पता नहीं ये बेवकूफ लोग हैं क्या है, किस चीज के भी फोटो ले लेते हैं। कभी खंबे का फोटो ले रहे हैं, कभी तंदूर में रोटी पकती हुई का फोटो ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्यूरियोसिटी के कारण ले रहे हैं। उनको उस चीज में से इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी, वो सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों किया जाता है। बट हमारे लिए एक एज यूजुअल थिंग है, हम कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप बुक को पढ़ेंगे अपने किसी भी उसमें किसी भी प्रिपरेशन के दौरान, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो सबसे पहले हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि वी हैव टू, इसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन है, चाहे वो एनसीईआरटी क्यों ना हो। ठीक है ना? तो जब तक हम एनसीईआरटी के भी किसी बर्ड को, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, एक बर्ड आता है बंगाल प्राइमर, है ना? तो जो बच्चे कई बार पढ़ते हैं वो ऐसे को पढ़ा ये बंगाल प्राइमर है, ये चौरी चौरा इंसिडेंस है, ये फलाना इंसिडेंस है, दिखाना है। बट वो इंसिडेंस वहीं पर लिखा रहता है, बट उसके बारे में हमारे पास में क्यूरियोसिटी नहीं है, तो हमने कभी उसको चीजों को देखा ही नहीं उस सेंस में। रिजल्टेंट ये रहा कि वो जो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना आकर हमारे पास में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रह जाती है। तो ये कुछ एक मेजर ड्रॉबैक्स हैं जो हमारे पास में रहते हैं। ठीक है ना? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें देखना पड़ता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर जो आपके सिविल सर्विसेज में आपके सिलेक्शंस को सिक्योर भी करेगा और आपको आगे चल के इसमें मदद भी, दैट इज अ कनेक्टिविटी। वो पढ़ाई किसी काम की पढ़ाई नहीं होती जिसको आप कनेक्टिविटी दूसरी चीजों से साथ में को लिंक्ड नहीं कर पाते हैं, कनेक्शन स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? मैं एक आपको उदाहरण के तौर पर देता हूँ, मैं कोई एक बात बताता हूँ। जैसे आपने आर्टिकल 19 पढ़ा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19, देयर इज 5 to 6 पैराडाइम्स, उसमें 5 से 6 पैराडाइम है, टाइप्स ऑफ आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीचेस एंड एक्सप्रेशंस के बारे में है। तो उसमें बताया कहाँ कहाँ आपको किन किन चीज़ों में फ्रीडम किस तरीके से मिलती है। सो देयर इज सम लिस्ट देयर। ठीक है ना? बट आप सोचते हैं कि कोई आपसे आज के दौर में ये पूछने वाला है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। मे बी यहाँ पर कोई इंसिडेंस ऐसा हो सकता है, जैसे सपोज दैट किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी भी बच्चों ने किसी भी चीज़ का प्रोटेस्ट किया, या कोई ब्लॉग लिखा है इंटरनेट पर, या किसी भी तरीके का कोई चीज़ किया। तो जब उसको आपने किया, वो पब्लिक डोमेन में आया और उसको लेके क्रिटिसिज्म हुआ, आपको ऊपर बहुत सारे कई बार एक्ट वही लग जाते हैं, जैसे सेडिशन एक्ट वगैरह, या कभी जेएनयू के अंदर तो बहुत बड़ी क्राइसिस होती रहती है। देन यूपीएससी आपसे कोलिंक्ट कर पाके ये सारी चीजें पूछेगी कि this kind of incidences can be linked with the freedom of expression, or is freedom of expression is absolute in India, or there is some reasonable restrictions? Is reasonable restriction is mandatory or complete the freedom of expression? तो ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आपसे तैयार किए जाएंगे, और ये क्वेश्चंस कभी भी आपको किताबों में नहीं मिलते, आपको अपने ब्रेन में डेवलप करने पड़ते हैं इनके आंसर्स को। तो यहाँ से एक कंक्लूसिव बात मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी आखिर या सिविल सेवा आपसे चाहेगी क्या, या चाहती क्या है। वो सिर्फ, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, आपने, हमारे पास में हमारी जो हेड है, हमारे पास में दो प्रकार के माइंड हैं, एक लेफ्ट माइंड और एक राइट माइंड। हम करते हैं, एक लेफ्ट माइंड है और एक राइट माइंड है। जनरली लेफ्ट माइंड हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेमोरी के लिए होता है, वट एवर वी लिसन, वट एवर वी हियर, जनरली स्टोर, जनरली फंक्शन, जनरली प्रोसेस विथ लेफ्ट माइंड। ठीक है ना? विथ लेफ्ट माइंड। तो जो भी हम सुनते हैं, जो भी हमने सुना, कंप्यूट किया, फास्ट प्रोसेस किया, ये सब के लिए हमारे पास में लेफ्ट माइंड होता है जो स्टोर होता है हमारे यहाँ सारी चीजों पे। दूसरा होता है हमारा एक क्रिएटिव माइंड, विच इज कॉल्ड अ राइट माइंड। इसके अंदर एक क्रिएशन है, ये कुछ सोचता है, इसके अंदर तर्कशीलता है। ठीक है ना? तो ये क्या करता है, प्रोसेस करता है, आपकी चीजों को सोचने पे मजबूर करता है, नई तरीके से चीजों को सोच पाता है।
ठीक है ना? तो ये एक तरीके का, ये ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम राइट माइंड बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी आपसे यही चेक करना चाहती है कि आपका राइट माइंड कितना डेवलप है। उसका बेसिक फंक्शन है कि आपके अंदर तर्कशीलता कितनी ज़्यादा है, आपके अंदर क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा है, आप रैंडम सिचुएशंस को कैसे डील कर पाते हैं, विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है ना? एक बार को आपका लेफ्ट माइंड थोड़ा कम भी डेवलप हुआ, मतलब फैक्ट फिगर आपको कम याद रहे, चलेगा। राइट माइंड आपको बहुत होना चाहिए। आपने नॉर्थ इंडिया में कई बार हम लोग आपस में एक दूसरे को हाफ माइंड बोलते हैं, सुना होगा, बहुत कॉमन होता है नॉर्थ इंडिया में, तो बहुत है, ये हाफ माइंडेड आदमी है, हाफ माइंडेड। ये जनरली हम हाफ माइंड बोलते किसको हैं? टेक्निकली हाफ माइंड उसी को बोलते हैं जिसका राइट माइंड पूरा डेवलप नहीं होता है। जनरली हम नॉर्थ इंडिया के अंदर टेक्निकली अगर हम डेफिनेशन बोले हाफ माइंड को, हाफ माइंड पर्सन दोज हु हैविंग अ वेरी पुअर आईक्यू, जिसके पास में थोड़ा कम आईक्यू होता है, उसको हम हाफ माइंड बोलते हैं। पगला इंसान, अधपगला, जो भी आप अपनी शैली में हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना? तो बस यही है, उस तर्कशीलता को समझना है। उदाहरण मैं एक और देता हूँ आपको, कई बार मैं देता भी हूँ, हमेशा देता हूँ आप लोगों को। जैसे अभी 7th ऑफ मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बर्थ एनिवर्सरी को हमने सेलिब्रेट किया। 7th ऑफ मई, लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, काफी सेलिब्रेट सभी लोगों ने देखा होगा, स्पेशली सोशल मीडिया पे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को तो आप जानते हो, आपको ये मत कह देना कि हम नहीं जानते, है ना? उनको पॉपुलरली गुरुदेव के नाम से भी जानते थे, कवि गुरु के नाम से भी जानते थे, उनके बहुत सारे। ये उदाहरण मुझे इसलिए भी काफी पसंद आता है और मैं बोलता भी हूँ, अपनी हर क्लास के अंदर कोट भी करता हूँ, कि ये बताता है कि यूपीएससी का बेसिक मोड ऑफ थिंकिंग क्या है, वो किस तरीके से सोचती है और वो क्या चाहती है आप लोगों से। जिस दिन आपको ये पता चल जाए तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है आपके सक्सेस के अंदर। करेक्ट है? चीजों को समझ पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है? अगर समझ पा रहे हैं तो जस्ट रेज योर पॉइंट, रेज योर हैंड जल्दी फटाफट से। गुड 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 गुड। गुड गुड। इफ पॉसिबल देन मैक्सिमम जितने लोग वीडियो लिंक ओपन करेंगे, देखो अपना एक बात बताया मैंने आपको, कल भी क्लियर किया था, जितना आपके चेहरे मेरे सामने रहेंगे उतना ही मैं आपके चेहरों को रीड करके अपने अंदर से डायलॉग निकलेगा, है ना? अपना डायलॉग रटा रटाया डायलॉग नहीं है, आपका चेहरा दिखेगा, इंटरेस्ट दिखेगा, है ना? तो बस दो डायलॉग और सुनाने का मन करेगा। करेक्ट है? तो ऐसा होता है, तो जितनी भी ज़्यादा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से हम कुछ कई बार ज़्यादा सीखते हैं लैंग्वेज की तुलना में, है ना? एक पैदा हुआ बच्चा, हम कैसे उसके साथ में कम्युनिकेट करते हैं जबकि वो लैंग्वेज नहीं जानता, बिकॉज ऑफ द बॉडी लैंग्वेज। बच्चा सुस्त है, बच्चा खुश है, उसको कोई तकलीफ, इसको कोई परेशानी है, सो वेयर देयर इज नो लैंग्वेज वी हैव अ बॉडी लैंग्वेज, है ना? तो हिंदी, अंग्रेजी ये भाषाएँ अपनी जगह पे रहेंगी, लेकिन अपनी एक बेसिक कम्युनिकेशन हमेशा बॉडी लैंग्वेज में होता है, जो आपके लिए इंटरव्यू के दौरान भी आपको ये सारी चीज़ें, इंटरव्यू बोर्ड आपको बॉडी लैंग्वेज से बहुत जज करेगा। आप किसी भी चीज़ का इंटरव्यू देने जाइए, आप कॉर्पोरेट का देने जाइए, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का देने जाइए, कहीं पे भी देने जाइए इंटरव्यू बोर्ड, तो योर बॉडी एक्सप्रेशंस, ठीक है ना? तो ये एक नज़रिया होता है चीज़ों को टैकल करने का। तो वही सारी चीज़ें, सो मैक्सिमम वीडियो, और दूसरा आपके अंदर भी अलर्टनेस रहेगा, ठीक है ना? ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो वही बता रहा था, तो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा था। आप सभी लोगों ने जानते, तो उनको टैगोर, यस, हाँ, तो उनको ठाकुर वगैरह भी बोलते हैं, रवीन्द्रनाथ टागोर, बिकॉज़ ब्रिटिशर्स की वजह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स इस तरीके के वर्ड
प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए बंगाली नेम में जो बड़े, जब उन्होंने बंगाल में रूल स्टेबलाइज किया था, उनको नाम भी ऐसे मिलते थे, बंदोपाध्याय। So the Bandyopadhyay is very difficult to pronounce for the Britishers. Mukhopadhyay is very difficult to pronounce. Gangopadhyay, it's very difficult to pronounce. तो ब्रिटिशर्स ने शॉर्ट वर्जन उनके निकाले, गांगुली फॉर गंगोपाध्याय, बैनर्जी फॉर बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय मुखर्जी, तो दीज आर कॉल्ड द बिग। तो ऐसे ही उन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर उन्होंने कोट करना स्टार्ट। रविन्द्रनाथ ठाकुर अपने आप में बहुत इंटरनेशनल पर्सनैलिटी थी, उन्होंने बहुत सारे, एक अपने आप में रिनाउंड पोइट थी, उनको नोबल 1913 में नोबल प्राइज मिली है, एशिया के सबसे पहले नोबल प्राइज विनर थे तो रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि उन्होंने लिखा था, बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी थे, बहुत अच्छे पेंटर भी थे, इंटरनेशनलिस्ट वोकलिस्ट भी थे, काफ़ी अच्छे डिबेटर भी थे। उनके और गांधी के बीचों में कई बार डिबेटों में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं, तो गुरुदेव के काफ़ी अच्छे, तो बहुत सारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो आपको क्या पढ़ाया जाएगा? यही पढ़ाया जाएगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएगी वही दी जाएगी, आपको दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? आप इसी इंफॉर्मेशन को लेके कैरी करेंगे कि कब उनको जन्म हुआ 1961 के अंदर, 1861, 1941 में तो उनकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है ना? तो उनके, तो आप इंटरव्यू बोर्ड में जब आपसे पूछा जाएगा या किसी भी तरीके से वो आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, तो आपसे पूछेंगे कि आपको पता है उनके कितने भाई बहन थे, है ना? वो सबसे छोटे लड़के थे देवेंद्रनाथ टैगोर के, देवेंद्रनाथ टैगोर के, वो उनका राजा राममोहन राय के कॉन्टेम्परेरी थे। तो उनके सबसे छोटे लड़के रविन्द्रनाथ टैगोर थे और वो 14 भाई थे। मैं कई बार पढ़ाते में उनके एक भाई का नाम, जो भारत के पहले आईसीएस ऑफिसर बने थे, सेकंड नंबर के जो उनके भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, तो आईसीएस ऑफिसर, फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर बने थे, तो वो सेकंड नंबर पे थे, ये 14 नंबर पे थे। तो उनके बीच में फासला 13 नंबर का था। तो मैं कई बार उनको बोलता है ये बड़े दूर के सगे भाई है ना? दो के बाद तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13वां, 14वां, 14वां बच्चा रविन्द्रनाथ ठाकुर है। तो ठीक है ना, तो ये इतना बड़ा डिस्टेंस है, इतनी बड़ी स्केल है, ठीक है ना? खैर, आप हो सकता है एक कदम और आगे जाएं और इन सारे 14 के नाम भी रट लें, ठीक है, मे बी पॉसिबल, बट दीज आर नॉट यूजफुल फॉर यू। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी, वो पूछेगी कि अगर उस जमाने में फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया जाता, फैमिली प्लानिंग तो जानते हो, परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो, तो पहला बच्चा पैदा होने के बाद दूसरा सत्येंद्रनाथ टैगोर पैदा हो जाते, उसके बाद स्टॉप। तो आप ये बताइए, भारत को कभी रविन्द्रनाथ टैगोर तो मिल ही नहीं पाता। अंडरस्टैंड? तो भारत को रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं मिलता तो एशिया का नोबेलिस्ट नहीं मिलता, इतना बड़ा पर्सनैलिटी खो देते। अगर आपने यस बोला तो आपका आंसर गलत है, और अगर आपने नो बोला तो भी गलत है। बस यही अंतर होता है। इफ यू हैव अ राइट ब्रेन, अगर आपके पास डेवलप है और आप इतिहास के विषय में, तो एक बात हमेशा दिमाग में रख लीजिए, क्यों पढ़ते हैं हम लोग? वी डोंट हैव अ क्वेश्चन ऑफ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हमारे पास में काल्पनिक घटनाओं का या काल्पनिक उन कहानियों का कोई उत्तर नहीं होता है, ठीक है? अगर आप ये कहें कि मान लो उस समय दो ही बच्चे होते, तो क्या पता दो होते तो पहले नंबर पे रविन्द्रनाथ आ जाते, उस समय फैमिली प्लानिंग नहीं तो हो सकता 14 नंबर पे आए। गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं हो सकता है कि कहीं कुछ और होता, बट हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, इसका कोई आंसर। काश भारत गुलाम नहीं हुआ तो होता, काश भारत गुलाम नहीं हुआ था, इट कैन बी द आंसर। ये सोच हो सकती है कि भारत काश नहीं होता, हमारी इच्छा थी, लेकिन अगर भारत गुलाम नहीं हुआ होता तब क्या होता? अगर आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, अपने जीवन में गुनाह करेंगे। काश
गांधी पैदा नहीं हुए होते, काश गांधी दक्षिण अफ्रीका नहीं गए होते, काश ऐसा हुआ होता। काश का उत्तर हो सकता है, देयर मे बी सम काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी कि ये आपकी इच्छा हो सकती है। बट अगर आप ऐसा पढ़ेंगे, भारत पाकिस्तान का डिवीजन नहीं हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा नहीं किए होते, अगर ऐसा नहीं किए होते तो आप नहीं कह सकते क्या हो सकता, सरदार पटेल देश के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए होते। जब आप इन चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरह की गॉसिप में इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो सकते हैं, आप कुल मिला के एक सब्जेक्ट के डिसिप्लिन को तोड़ चुके होते हैं। तो मैंने बताया है कि मेरा काम क्या होगा, मेरा रोल क्या होगा आप लोगों के साथ में। मेरा रोल होगा आप लोगों के लिए डायरेक्शन देना विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, कनेक्टिविटी स्टेबलाइज करना एंड क्यूरियोसिटी। दीज आर 3 C प्रिंसिपल्स। क्यूरियोसिटी, आप क्यूरियोसिटी से पढ़ना सीखेंगे। सेकंड, आप वेल कनेक्टिविटी स्टेबलाइज कर पाएंगे। व्हाट द थिंग्स लास्ट 1 ईयर के अंदर जो कुछ हुआ है, क्या आप उसको अपनी पढ़ाई में कहीं पाते हैं जो किताबों में आपने पढ़ा है? अगर मैं आपसे पूछ लूं, गांधी अगर आज जिंदा होते तो वो कोरोना क्राइसिस के ऊपर क्या बोलते? आपका तो क्लीन बोल्ड हो जाना है ना। गांधी को तो हमने तो 1948 के बाद में पढ़ना ही बंद कर दिया। तो फिर तो आपका कहेंगे नहीं नहीं, मास्टर जी ने तो पढ़ा ही नहीं कर दिया था, गांधी जी 30 जनवरी 1948 को खत्म हो गए, तो अब हम क्या करें? हाय राम, हे भगवान बचाओ, अगली बार दूसरी कोचिंग, अगली बार तीसरी कोचिंग, चौथी कोचिंग, दर दर मंदिरों के मंदिर भटकते चले जाएंगे और बाद में देखा परमात्मा तो अंदर था, है ना। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में हर कोई बेचेगा अपने आप को, सारी चीजों को, बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? तो अवर रोल। हाँ, क्या बोलो आशुतोष जी, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चंस और डाउट आ रहे हैं। और अभी अगर आप किसी भी तरीके की किसी भी व्यक्ति को डाउट भी हो तो मेरा नंबर नहीं लेना, आप डायरेक्टली मेरे से कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम टाइम आप लोगों के साथ में रह के मैं सारी चीजें आपको बेस्ट पॉसिबल आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में और इस फेज में अपने आप को रिस्टेबलाइज करना, जब हमें अपॉर्चुनिटी मिली है स्पेशली ऑन टॉप लेवल पर पहुंचने की, तो हम करके दिखाएंगे कि इस दौर के बाद में सब कुछ एक जैसा होने वाला है। क्योंकि जब भी होता है तो सभी के लिए होता है, एवरीवन इज सफरिंग एंड यू। आप इस कोविड-19 में मैं भी 2.5 महीने से घर में बैठा हूँ, आप लोग भी 2.5 महीने से घर में बैठे हैं, 2 महीने से। इस बहती हुई नदी में हमें किस डायरेक्शन में कूदना है, ये हमारा अपना इम्पोर्टेंट निर्णय होगा, तभी हम अपने लक्ष्य की तरफ जाएंगे। इसलिए जॉब इज टू गिव डायरेक्शन, कोचिंग, है ना। कोचिंग शब्द है ना, कोचिंग। इसलिए लोग कहते हैं टीचिंग, मैं कहता हूँ टीचिंग का काम नहीं है मेरा, मेरा काम है कोचिंग का। कोच, मैं आपको बता सकता हूँ कि चीजें ये करने से ये प्रॉब्लम आ जाएगी, अल्टीमेट। और आप लोगों को याद करना है। ऑडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ, ठीक है। अब अब ठीक है, वॉइस क्लियर है ना? हाँ। तो ये इम्पोर्टेंट होता है सारी चीजें जो मैंने आपको बताई। इसलिए हमेशा एक चीज को पकड़ के रखना, दैट इज अ डायरेक्शन। देखो, किसी भी मंजिल पर जाने के लिए, मंजिल को बोलता हूँ मैं कभी अपनी भाषा में बोलता हूँ डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन के लिए, डेस्टिनेशन पे अगर आपका डेस्टिनेशन प्रॉपर है तो आप लोगों को
प्रॉपर डायरेक्शन को भी चुनना पड़ेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि आप कश्मीर जाना चाहते हैं और साउथ की तरफ ट्रैवल करें। तो अगर डेस्टिनेशन आपका नॉर्थ में है तो यू हैव टू ट्रेवल टुवर्ड्स नॉर्थ। तो डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन इट्स अ वेरी कोरिलेटिव फंक्शन। ठीक है ना? तो हम लोग आपको डायरेक्शन, तो मैंने हिस्ट्री में बताया कि कैसे पढ़ा जाता है या कैसे चीज़ों को पढ़ा। मैंने कुछ उदाहरण आपके साथ में शेयर किए कि शायद अपनी बात को बेहतर तरीके से कह पाऊँ। तो यही एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप नई दिल्ली के अंदर जाना चाहते हैं या आपका भी लक्ष्य होगा हैदराबाद के अंदर जाना या मसूरी के अंदर जाना, ये तीनों के नाम तो आपने सुने ही होंगे और ये तीनों नाम मैंने क्यों लिए होंगे ये भी तो जानना है ना? क्यों लिए होंगे? क्योंकि सिविल सर्विसेज में जब मैंने कल आपको बताया था हम हाईएस्ट सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं और मैंने कल आपको एक बहुत बात बताई थी कि निश्चित तौर पर ईश्वर ने हमको दूसरे लोगों की सेवा के लिए भेजा है, तो इट इज़ अ फॉर सर्विसेज। मुझे बाकी इन तीन चीज़ों की जो भारतीय समाज में सबसे ज़्यादा सुटेबल है, ये तीन ही चीज़ें हैं। एक आईएएस की सर्विस होती है जो भारत के जनमानस से सीधे सीधे जुड़ती है, गरीबों से, दलितों से, पिछड़ों से, अ, सभी लोगों के लिए, जहाँ आप एक बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को लोगों के बीच में आप देना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए काम आएँगी। आप इंडियन फॉरेन सर्विस के मेंबर हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी जितनी अच्छी होगी, आप सारी चीज़ों को उसी तरीके से एनालाइज़ कर पाएँगे। तो न्यू दिल्ली के अंदर उस तरीके की सर्विस, तो हमें वही कहने का मतलब वही है कि चाहे हैदराबाद में आप पुलिस सर्विसेज़ की ट्रेनिंग में लेने जाएँ, चाहे आप आवाज़ कट के आ रही है। बेटा आपके यहाँ थोड़ा-सा इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि आवाज़, मेरी आवाज़ क्लियर है ना सभी लोगों को? क्लियर ना? ऑडिबल है मेरा वॉइस? नेहाली, आप मेरा वॉइस सुन पा रहे हैं? यस सर। क्लियर है सर। सर पहले रुक रुक कर आ रही थी। अभी क्लियर है पहले ना? कट रही थी, अभी क्लियर है। अभी क्लियर है? हाँ, हो सकता है यस बेटा सर। सभी के साथ में थोड़ा-सा अगर आ गया होगा कभी नेट का या कुछ हो सकता है, तो कोई इश्यू नहीं। तो मैंने यही बोला ना कि देखो कहीं अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो कहीं लिमिटेशंस भी हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, ठीक है ना? सो डोंट बॉदर अबाउट, ज़्यादा होगा मैं 5 मिनट और बोल दूँगा सारी चीज़ों के लिए। सो डोंट बॉदर अबाउट ऑल दिस थिंग। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। तो यही एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी जिसको लेकर मैं आपके बीच में डायरेक्शन कर, अगर आपका डायरेक्शन गलत हुआ तो आप कभी भी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच पाएँगे। तो प्रॉपर डायरेक्शन को जानना, है ना? जब आप कहीं पे भी जाते हैं तो कई बार आप रास्ते में किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है, इसका पता बता दीजिए। तो जो जितना अच्छी बेहतर तरीके से आपको पता बताएगा, आपको अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने में। तो हमारा काम आपके जो टीचर इंस्टीट्यूट होते हैं, कोचिंग है और ये सारी जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, वो है आपको प्रॉपरली गाइड करना कि यहाँ पे यहाँ जाना है। जाना आपने है, इसलिए 80% वो आपके साथ में है। तो डायरेक्शन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। दूसरा, कैसे तैयारी करेंगे, ठीक है ना? मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ तैयारी करने के लिए सबसे पहले बुक रीडिंग होती है और आज के जैसे मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में था, जो अभी तक मैंने जो कल का कंप्लीट किया है, तो मैंने बताया कि 3 सी के प्रिंसिपल पर हमें काम करना है। क्यूरियोसिटी को है, कनेक्टिविटी को दिमाग में रखना है, क्यूरियोसिटी, कनेक्टिविटी एंड थर्ड वन इज़ जल्दी, जल्दी, जल्दी कोई कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, है ना? ये कॉन्सेप्ट कि ये क्यों हुए, ये कैसे है, जब तक हमें यही वो चीज़ है जो हमारे राइट ब्रेन को बहुत फंक्शनेबल बनाती है। जब हम किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फैक्ट जानना, ठीक है ना? द बैटल ऑफ करनाल 1739 हमने पढ़ लिया,
बट उस क्यों हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों को उसने अफेक्ट किया, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो व्हाट एंड व्हाई जब आप लगाना स्टार्ट कर देंगे, क्या है, क्यों है, कैसे है, कब तक है, जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक में डेप्थ आपकी क्रिएट होगी, आपकी गहराई होती चली जाएगी। जब आप इस तरीके से प्रयोग करने लगेंगे तो आप यूपीएससी की स्ट्रक्चर में पाएंगे कि दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी रिलेवेंट टू अस एंड दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रिलेवेंट टू अस। यह सूचना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये सूचना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, सो दैट यू विल डू द वैल्यू एडिशन। तो जहाँ भी आप पढ़ेंगे, जो भी आपको पढ़ाएगा, आप उसके अंदर कुछ अपना वैल्यू एडिशन कर पाएंगे। आप किसी भी किताब को पढ़ेंगे, आपका वैल्यू एडिशन होता चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। करेक्ट है? What to read is important in UPSC examination, and more important, what to not read, what to not study, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, दोनों के बीच में क्लियरिटी आपको आना चाहिए, है ना? जैसे अब आप पढ़ेंगे रफी उद्दौर जाट, हिस्ट्री के अंदर ये पढ़ेंगे, अरे उनको तो खुद को उनका कुछ नहीं पढ़ने को आता, तो उसको पढ़ने का इंफॉर्मेशन का हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इम्पैक्ट नहीं है ना। कभी किसी फिलोसफर ने बताया भी था इतिहास क्या है, तो इतिहास अपने आप में कुछ नहीं, कुछ चंद सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी है। लाखों करोड़ों लोग ने इस देश की क्रांति में आंदोलन किया। लोग गांधी को ही क्यों पढ़ते हैं, लोग तिलक को ही क्यों पढ़ते हैं, लोग सुभाष चंद्र बोस को ही क्यों पढ़ते हैं, लोग भगत सिंह को ही क्यों पढ़े? इतने सारे करोड़ों लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था। क्यों? क्योंकि उन लोगों का एक गहरा इम्पैक्ट नहीं आया, उनमें कुछ पॉलिसी क्रिएशन नहीं था। इसलिए हम नौकरी के नाम पे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को ही क्यों प्रायोरिटी में रखते हैं? बिकॉज सर्विसेज हैं, लोगों की जीवन से जुड़ी हैं, हमें संतुष्टि मिलती है, अदरवाइज बाकी तो सब नौकरियां हैं। हम लोग बोलते हैं ना, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जॉब एंड द सर्विसेज। नौकरी करना है तो फिर तो कोई भी कर ले, नौकरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट इज सर्विस। याद है कल की बात, सर्विस टू किंग टू द सर्विस टू गॉड। तो अगर हम माध्यम सेवा का माध्यम में सबसे बेटर प्लेटफॉर्म, तो प्लीज ऑफ कीजिए। हाँ ठीक है, हो सकता है उत्साह में आप लोग अपना ऑडियो ऑन कर देते हैं कि सर आप, है ना, हमारे दिलों में भी जो भावना है वो भी तक निकल के आप तक सुनाई पड़ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, टाइप कौन करेगा, इसलिए हो जाता होगा। खैर कोई बात नहीं, आप बस सिर्फ इतना कीजिए, अपना चेहरा मेरे को मेरी स्क्रीन पर सामने रखिए, मैं आपके चेहरे को पढ़कर आपसे बातें तो प्लीज प्लीज प्लीज, अभी लॉकडाउन का पीरियड है, पार्टिसिपेशन दोनों तरफ से चाहिए प्लीज। ठीक है, तो ये अभी होता रहेगा ज्यादा बोलेंगे आयु कृष्णा। बच्चे पूछ रहे हैं इनको आप अलग नहीं कर सकते, देखो ये ऑप्शन तो हमेशा रहेगा, ये हमारे पास में ऑप्शन हमेशा रहेगा, है ना? हमेशा कई बार पूछा जाता है, भगवान कृष्ण से पूछा गया था कि ये युद्ध की जरूरत ही क्यों पड़ी, आप क्या अकेले इनका विनाश नहीं कर सकते?
तो कृष्णा हमेशा रिप्लाई करते हैं कि करने को तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन एक प्रोसेस है, एक ड्यूटी है, एक सिस्टम है ना? एक कर्म है ना? तो आपने बचपन में से पढ़ा होगा, कर्म काम है, ठीक है ना? तो कहना हमारा फर्ज है, बोलना है, ठीक है ना? जब लगेगा कि बाइबल नहीं हो पा रहा है या सर्वाइव इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो ये ऑप्शन हमेशा के लिए रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना? तो वही बात है। तो वो उसी तरीके से हमें बात करना है, जैसे द पॉइंट, अपने लक्ष्य हमें हमेशा दिमाग में रखने हैं, है ना? तो जैसे आपने एक फेमस स्टोरी सुनी होगी, बस मेरे अभी दिमाग में आई है और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ उसके साथ में। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, एंड दैट इज रिलेटेड टू, अपने बचपन से भी सुनी है कि जब गुरु द्रोण अपने शिष्यों को ट्रेनिंग कर रहे थे, बता रहे थे, तो अर्जुन से पूछा आपको क्या दिखता है? तो उसने बोला था, उस तोते की आंख या वो जो भी था उसका, तो उसका आई, आई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या दिखना चाहिए। तो जब हम एक कॉम्पिटिटर होते हैं तो वाई आई, दिमाग नहीं, कोई कार नहीं, कोई नहीं। तो मैंने बोला कि हर जगह पे, हर चीज में, हर विषय वस्तु का अपना एक सेंट्रल पॉइंट होता है, एक मेन फंक्शंस होता है। अगर आपकी आंखें, आपकी जितनी भी सेंसेस हैं, उनका एक सेंटर है, ठीक है ना? अगर दुनिया में आपकी आंख बंद हो गई तो आपकी बाकी सारी इंद्रियां भी उस तरीके से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगी या उनकी उतनी उपयोगिता नहीं रह जाएगी। वंस यू आर नॉट एबल टू सी समथिंग, देन देयर इज नो, है ना? आपके अपने जीवन में मैंने बताया था, जीवन में हमेशा आंखों का बड़ा महत्व होता है ना? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें क्या देता है, एक इंटरनल मोटिवेशंस देती रहती है। हम जीवन में कुछ लोगों को देखकर ही अपने जीवन में कुछ महत्वाकांक्षाएं पालते हैं कि ऐसा होना चाहिए, गाड़ी कैसी ले, देखने में ऐसी होनी चाहिए। तो जब गाड़ी दिखेगी ही नहीं आपको, तो आप क्या बताओगे गाड़ी कैसी ले? आपके लिए सिर्फ बस गाड़ी सब एक बराबर, है ना? सो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट? तो बाकी सेंसेस, तो इसलिए अर्जुन गिवन द बेस्ट रिप्लाई टू द गुरु दो, आई, बिकॉज द्रोण नोज कि आई का इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट भी उस सिविल सेवा में क्या पूछ रहे हैं, तो सिविल सेवा आपसे ये पूछना चाह रही है कि आपके पास में आपका राइट ब्रेन कितना डेवलप है। लेफ्ट ब्रेन अगर आपका कम भी डेवलप हुआ, मतलब अगर आपको ये नहीं पता तराइन का बैटल कब हुआ था, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बता सकते हो क्या तराइन के युद्ध जैसी परिस्थितियां आज भी वर्तमान व्यवस्था में सम्मिलित हैं, और आप इसका एक अच्छा क्रिटिकल एग्जामिनेशन या अपना एवेल्युएशन या अपनी सोच बता सकते हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो आंसर आपका अपना होता है, इसलिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जिस तरीके से फ्रेम किए जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री है या किसी भी इन जनरल किसी भी सब्जेक्ट में फ्रेम किए जाएंगे, तो वो आपसे पूछेंगे आपका ओपिनियन दीजिए। और कहीं वो आपने ओपिनियन वही किताबों का ओपिनियन दे दिया जिसमें आपकी अपनी खुद की सोच सम्मिलित नहीं हो, तो क्या फायदा? उनको तो एक ऐसा आईएएस ऑफिसर चाहिए जिसके पास में आगे की चीजों को समझने की क्षमता हो, बल्कि ना केवल समझने की क्षमता हो, बल्कि उसके लिए एक बेहतर समाधान प्रस्तुत करने की क्षमता हो। तो उसका अपने ब्रेन में उसके खुद के आइडियाज कितने हैं? अब आपने लिख के बता दिए चार, वो चार किताब में से पढ़ लिए थे आपने, और वो किताब उसी ने लिखी जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपने क्या करा है, उसके आंसर को उसी को चिपकाया है और बोल दिया क्वेश्चन आया था आपसे पूछने को। हाँ, 12वीं एग्जाम तक तो चल जाएगा, ग्रेजुएशन में चल जाएगा, हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में चलता रहता है ये ऐसा। बट जब आप उस सेवा की तरफ जाना चाह रहे हैं जो दूसरों के भविष्य या लोगों की से जुड़ी हुई सेवा है, वहां नहीं चल सकता, किसी कीमत पर नहीं चल सकता। इसलिए कई बार आप कहेंगे पेपर तो हम बहुत अच्छा करके आए थे, लेकिन उससे मार्क्स नहीं आए, पता नहीं जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना? तो ये अपने आप में थोड़ा सा रहेगा। तो हमें सबसे पहले, आप अपना ओपिनियन तभी डेवलप कर सकते हैं जब आपका अपना एक प्रॉपर विजन डेवलप हो पाएगा,
आप अपने आप में ज़्यादा तरीके से सोच पाएंगे और ये सोचने में हम आपके लिए एक बेहतर समाधान प्रस्तुत करेंगे। तो इतिहास में जैसे मैंने आपको 2 लाइन आपके इस कंक्लूजिंग रिमार्क्स उसमें दे दूँगा कंक्लूडिंग लेक्चर के बारे में। इतिहास को कभी भी हाइपोथेटिकल वे में नहीं पढ़ना है या किसी भी घटना को नहीं पढ़ना है कि अगर ऐसा हो गया होता तो ऐसा हो जाता। पटेल देश के प्रधानमंत्री बन गए, अगर पटेल 2 साल और ज़िंदा रह जाते तो ऐसा हो गया होता। हमें क्या पता क्या हो गया होता, है ना? आप वैसी बातें मत कीजिए। आप कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हैं, आप एक स्टूडेंट हैं। हम कैसे बता सकते हैं कि क्या हो गया होता? क्योंकि हिस्ट्री है। हिस्ट्री में सिर्फ जो होता है सिर्फ उसको पढ़ा जाता है। जो घटना हुई ही नहीं है उसके बारे में कैसे प्रेडिक्ट करें? मान लीजिए ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता तो कुछ और हो जाता। क्या हो जाता हमें नहीं पता क्या हो जाता। तो हाइपोथेटिकली चीज़ों से अपने आप को जितना अवॉइड करेंगे, है ना? ऑथेंटिक सोर्सेज से स्टडी करेंगे, है ना? किताबों के अंदर वाक्यों को देखते पढ़ते समय शब्दों के ऊपर जाएंगे और जो शब्दों के जिनका इम्पैक्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनका आउटकम इम्पॉर्टेंट है, तो उन शब्दों का हम वैल्यू एडिशन करेंगे। तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी आपके लिए इस मामले में एक बेहतर ऑप्शन होता है। तो जब आप पहली एनसीईआरटी हम भी आप लोगों को कुछ एनसीईआरटी प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप अपना नंबर मेरे को देंगे तो हम आप लोगों को कुछ एनसीईआरटी भी देंगे। वो एनसीईआरटी पढ़ना हम हालांकि बोलते हैं फ्यू ऑफ देम, उनमें से सिर्फ कुछ लोग ही कर पाएंगे। एक बात और दूं, इतना आसान नहीं होता है कि जैसा हमने बोला उतना करना। अगर ऐसा हो गया होता तो फिर क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क जागृत मस्तिष्क नहीं होता ना, भटका हुआ मस्तिष्क होता है। अच्छा, आप लोगों ने एक बात तो जानते होंगे, मैंने कल आपको एक बताया था परिवर्तन के बारे में। अगर आप कल की क्लास को आज से कोरिलेट करें तो मैंने कुछ चेंजेस के बारे में बताया था। मैंने बताया सोशल चेंजेस के बारे में बताया, सामाजिक परिवर्तन मैंने कि बहुत लेट प्रोसेस में होते हैं, वो काफी टाइम टेकिंग होते हैं कंपैरेटिवली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। देखो इसका एक बेहतर उदाहरण आपको बताऊं, एल्कोहल इज इंजुरियस फॉर आवर हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य के लिए एल्कोहल काफी खतरनाक होता है, हम सब जानते हैं। चेतावनी भी लिखी रहती है। गुटखा खाते हैं लोग, टोबैको इज इंजूरियस फॉर, उस पर सिंबल्स भी यूज करते हैं गवर्नमेंट, टोबैको कॉजिंग कैंसर्स, है ना? तो दिमाग ने ये बात पढ़ तो ली है, खरीदते समय भी हम पढ़ लेते हैं बाकायदा, नोटिस भी पढ़ लेते हैं, उसके बावजूद भी जैसे लॉकडाउन खुलता है खरीदने भी पहुंच जाते हैं, भीड़ लगा लेते हैं, है ना? 2 महीने से रटते चले आ रहे हैं। क्यों? मैंने बताया ना सामाजिक परिवर्तन है, आप कितना भी समझाओगे इतनी आसानी से नहीं होने वाला। और आप तो छोड़ो, आपको लाइन में ज्यादा लगना पड़ा तो महिलाओं को पहुंचा देंगे, भाई लेके आओ स्टॉक, एक दिन के लिए दुकान खुली है, पता नहीं बंद हो जाए आगे। गेटिंग द पॉइंट? तो इसी को बोलते हैं माइंड आपको रीड तो कर रहा है सारी चीजों को, बट ये मस्तिष्क भटका हुआ मस्तिष्क। इसलिए मैं कई बार जनरल ऐसे फिलॉसफी बताते हैं, मैं बोलता हूं कि दिमाग जिसका भटका हुआ है वो शैतान, और जिसका दिमाग जागृत है वो संत। संत और शैतान के अंदर यही बेसिक डिफरेंसेस हैं। अवेकेंड माइंड सेंट, डिविएटेड माइंड भटका हुआ मस्तिष्क, है ना? हर कोई जानता है कि इसके बाद में ये काम करने के बाद, किसी को मारने के बाद में, या किसी के साथ में गलत टिप्पणी करने के मामले में, या छेड़खानी करने के मामले में, सबको पता है सजाएं होती है, ये होता है वो होता है, लेकिन फिर भी काम करते हैं क्योंकि भटका हुआ दिमाग है। रेप कर लेते हैं, रेप के केसेस हमारे इंडिया के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। हर 20 मिनट में लड़की के साथ में बलात्कार होता है। एवरीवन नोज एंड दिस इज अ क्राइम, बट स्टिल इट इज हैपनिंग बिकॉज इट्स अ डिस्टर्बिंग माइंड। तो इसी को ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहते हैं, इसी को तो चीजें बदलना कहते हैं। तो हमें उसी प्रोसेस के अंदर काम करना है, उसी सिस्टम के अंदर काम करना है, तब जाकर हमारी सारी चीजें ठीक ठाक होती चली जाएंगी। आई थिंक हम कुछ टाइम लिमिट के नज़दीक आ रहे हैं, तो हम जल्दी से इस लेक्चर को वाइंड अप करना चाहेंगे क्योंकि
मुझे लगता है कि no sir, because our education system is very low. It is my opinion. Yes, maybe the reason, but who will improve this in the democratic process? हमारे लिए important है. तो डेमोग्राफी इज इम्पोर्टेंट, डेमोक्रेसी भी इम्पोर्टेंट है. तो दोनों ही चीजों को, तो वही तो बात है ना, समझने की बात है और इम्प्लीमेंट करने की बात है. तो कौन लाएगा इम्प्लीमेंट? आप जैसे तो हायर सिविल सर्विसेज में जाएंगे तभी तो ये करेंगे, तभी तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, तभी तो रिफॉर्म है. इसीलिए तो मैंने बोला सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड. अगर यही चीजें हमें सुधारनी है लोगों के लिए, तो वास्तविकता में यही तो हमारा कर्म है, यही तो सेवा है, सिविल सेवा. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एज लिमिट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन इन जनरल 21 to 32. ठीक है ना, बट ये चीजें हमको मिल जाएंगी, मैं आपको शेयर कर दूंगा, सारे ब्रोशर में लिखे देंगे. मुझे लगता है मेरा आपका इंटरेक्शन 21 से 32 साल की उम्र है, SC ST को इतना छूट है, ये सारी चीजें तो हम कर ही लेंगे यार. अपन कुछ थोड़ा लेक्चर की क्वालिटी को ऊपर लेके जाते हैं, डिस्कशन को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, ये तो हम करेंगे. बहुत अच्छा, आप कुछ भी पूछो. और एक बात बताएं, कभी ये मत सोचना कि सर क्या समझेंगे या आसपास के लोग क्या समझेंगे, मेरा क्वेश्चन क्या है. कभी ये तो सोचना ही नहीं कभी जीवन में, बस पूछते रहना है, अपनी बातों को करते रहना है. और यही सबसे पहला रूल होता है, वो पहला स्टेप होता है जो हमारे सक्सेस में सबसे बड़ा की रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो मैं बहुत सारी चीजों के इसी डायमेंशंस को मैं बता रहा था, जिनको लेकर हमें अपने आगे की, और स्पेशली ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में हैं. जब चीजें बदलती हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी में उसको बदलना हम लोगों का काम होता है. ठीक है, अब पूरी दुनिया बदलेगी, नया विश्व देखने को मिलेगा, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा. कल मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया इन सारी चीजों को. तो उसमें अपने आप को चेंज करके हम अपने लिए सुटेबल पोजीशन को तलाश के अपने लिए जो लक्ष्यों के लिए हम यहाँ पे आए हैं वो पूरा कर पाए. मेरा भी एक हमेशा लक्ष्य रहेगा. कुठारी इंस्टीट्यूट इस वैल्यू एजुकेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. हम सब आपसे जुड़ के कोशिश करेंगे इस वैल्यू एजुकेशन सिस्टम में आप लोगों के लिए कुछ बेहतर विकल्प प्रस्तुत कर सकें. एंड दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. एंड वी डोंट हैव एज ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये भी हमारे लिए सर्विस है. एंड अगेन द आइडियल जो राजा राम मोहन राय भी बोलते थे, जो विवेकानंद भी बोलते थे, और जो गांधी ने भी बोला, सर्विस टू मैन, सर्विस टू गॉड. करेक्ट है, लोगों की सेवा ही. तो इसी वाक्य के साथ में मैं आज का मीटिंग आपके साथ में ख़त्म करता हूँ, और कल फिर एक नए अंदाज में, एक नई विषय वस्तु के साथ में, ये पिछली दो विषय वस्तु फर्स्ट क्लास और सेकंड, मतलब जो मेरा कल का लेक्चर था और आज का लेक्चर को जोड़ते हुए उसके साथ कुछ वैल्यू एडिशन करते हुए कल मैं आपसे फिर पुनः मुलाकात करूंगा. और होपफुली आप उसी इंतजाम के साथ में आएंगे. तो ये 5-6 दिन हो सकते हैं मे बी आपके लिए बहुत क्रूशियल हो जाए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए. और सुबह भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, वहाँ भी आपको इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन दी जा रही होंगी. आप उन इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे अपने टाइम पे. तो कल हम 5:30 बजे शार्प मिलेंगे. और कोशिश वही है मेरी, देखिए, जब तक वो होता है ना कि जब तक सामने वाले का वो ना दिखे तब तक बात नहीं. तो हमेशा कोशिश करें अपनी लिंक को ओपन कर लें टाइम से. ठीक है ना, 5:15 5:15 पर सब लोग मेरे मीटिंग रूम में आ जाएंगे. मैं आपको 5:30 पर ऑन करके आपको मीटिंग रूम में एडमिट करके अपनी वीडियो लिंक्स वगैरह सब चेक कर लेंगे, ऑन कर लेंगे. जितना आप अच्छे से वीडियो लिंक को ऑन करके रखेंगे उतना ही चीज़ें बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं कल कौन सा बात बोल जाऊँ, कौन सी बात कौन सी आपके लिए राइट. अच्छा हो जाएगा. तो दैट वुड बी बेटर फॉर. ठीक है ना, तो हम फिर मुलाकात करते हैं कल. ठीक है ना, 1 घंटा आपने मुझे झेला, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है ना.
है ना, कहना इतने बड़ी बड़ी बातें बता दी सर आपने, इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, 1 घंटे में इसको अपन ने समाप्त किया है, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम आगे की चीज़ें कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप रिफ्रेश हो जाएंगे सारी चीज़ों के लिए। थैंक यू, है ना। स्पीक, थैंक यू, अपना ऑडियो ऑन करके बोल सकते हैं आप थैंक यू, है ना। हम म्यूचुअली एक दूसरे को थैंक यू बोलते रहेंगे, है ना। सफ़र लंबा है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे दोनों तरफ से चलता चला जाएगा आगे, ठीक है ना। हम कर लेंगे, ओके, थैंक यू।